बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के लैब ऑनलाइन लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और इसमें इंट्रोडक्टरी लैब्स हमारी दो तो हो चुकी हैं, लैब 1 लैब 2, लेकिन मैं लैब 1 और लैब 2 को भी थोड़ा शॉर्ट में रिव्यू करके ज़रूर अपलोड करूँगा। तो उसके लिए जो है आज की ऑनलाइन लैब को हम शुरू करते हैं एक अच्छी बात से। आज की लैब को हम कंटिन्यू करते हैं। तो लैब का जो टाइटल है, टू बिकम फेमिलियर इन जनरल विद इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम एंड इन पर्टिकुलर विद पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑल्सो गो थ्रू द सेफ्टी रूल्स टू बी ऑब्जर्व इन द लेबॉर्ट्री। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि हम ये लैब पहले भी कर चुके हैं, इसलिए जस्ट इसका एक रिकॉल है, रिव्यू है। हम इसको डिटेल में डिस्कस तो कर चुके हैं, वैसे भी 3 वीक हो चुके थे, तभी छुट्टियां हमारी स्टार्ट हुई हैं, तो लेकिन जस्ट एक रिव्यू के लिए मैं इसे कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। यहाँ पे बात करते हैं, टू स्टडी द टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स एज वेल एज बिकम फेमिलियर विद द एलिमेंट्स ऑफ अ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। सबसे पहले हमारा जो सिस्टम होता है फ्रॉम जनरेशन टू यूटिलाइजेशन के एंड तक। तो अगर आप यहाँ जनरेटर देखें तो यहाँ 11 kV के अंदर जनरेशन के जो वोल्टेज होते हैं उसमें हम अपनी जनरेशन करते हैं। उसके बाद जो है एक पावर ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है जो कि 11 kV को 132 kV में ट्रांसफॉर्म करता है, एंड देन 132 kV को हम ट्रांसमिट करते हैं एंड फर्दर रिसीव करते हैं, और अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म करके 33 kV में स्टेप डाउन कर लेते हैं। उसके बाद जो है रिसीविंग स्टेशन फर्दर हमारा होता है। उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हम उसे 33 kV को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसे 11 kV में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं सबस्टेशन के एंड पे, और फिर दोबारा 11 kV से उसे 400 वोल्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो एट दी एंड ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की 2 साइड्स होती हैं, और इट डिपेंड्स कि हमारा स्टेप अप है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। फर्दर मोर एट दी एंड हमें 400 वोल्ट फेस टू फेस कंज्यूमर के एंड में मिल रहे होते हैं। तो ये हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट्स हैं जिनके अंदर हमारा इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों यूज़र फीड हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी जो स्टार्टिंग है वो जनरेटिंग स्टेशन से होती है। शुरू में जिस तरह हमने डिस्कस भी किया था और ऑन बोर्ड भी मैंने ये कराया था कि 11 kV के अंदर जनरेशन होती है, फर्दर वो तो होती 10 kV में फॉर्म फैक्टर के साथ, या फिर 110% ऑफ योर यूटिलाइजेशन, या उसको लिखने का तरीका 10 kV से 11 kV में होता है, 20 को 22 kV में और 30 को 33 kV में। फर्दर मोर ये 3 लेवल से ज़्यादा ट्रांसमिशन के वोल्टेज इन प्रैक्टिकल सिनेरियो देखे नहीं जाते। तो जिस तरह पाकिस्तान में भी जनरेशन हो रही होती है वो ऑन एवरेज 11 kV के एंड पे ही होती है, कि जब भी जनरेटर वोल्टेज टरबाइन के साथ जो प्राइम मूवर होता है, प्राइम मूवर का जो जनरेटर लगा हुआ होता है उसके एंड पे जो जनरेशन वोल्टेज होते हैं वो 11 kV के होते हैं ऑन एवरेज, लेकिन वो 22 और 33 kV भी होते हैं। इनको हमने लैब 1 में इंट्रोडक्टरी लैब में डिस्कस कर चुके हैं, और किस तरह से लिखा जाता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें। फर्दर मोर उसको स्टेप अप किया जाता है 132 के अंदर या 230 kV, पाकिस्तान के अंदर 220 kV और 132 kV के अंदर वो होता है। इसी तरीके से प्राइमरी ट्रांसमिशन फिर हमारी होती है, जो कि हमने उसमें देखी भी थी अभी सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर, फ्रॉम जनरेशन टू यूटिलाइजेशन के एंड पे। प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन होती है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर मोर होती है उसके बाद। अच्छा, उसके बाद
अच्छा जी, तो इसके बाद जो है प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद जो कि 132 या 230 केवी के अंदर होती है, 3 फेज़ के अंदर और डेल्टा कनेक्टेड ओवरहेड सिस्टम के अंदर होती है। उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंदर हम आते हैं। इसके अंदर हमारे जो 132 टू 30 केवी हमारे वोल्टेज हो गए होते हैं, पाकिस्तान में 220 होते हैं, इसको स्टेप डाउन करा जाता है 33 केवी में या 66 केवी में या फिर 11 केवी में। तो RS मीन्स आपका रिसीविंग एंड और SS मीन्स सबस्टेशन के एंड पे। प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम आते हैं। इसके अंदर हमारे जो पार्ट हैं वो हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारे वोल्टेज लेवल हमें अचीव होते हैं वो 33 केवी से 11 केवी के दरमियान होते हैं। 3 वाट सिस्टम होता है, डेल्टा कनेक्टेड होता है। और उसके बाद हमारा जो एट दी एंड में पहुंचते हैं वो आपके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तक आते हैं, जिसके अंदर फर्दर स्टेप डाउन होने के बाद वो आपको पहुंचते हैं 400 वोल्ट के अंदर। यहाँ पर आपका जो सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है, जिसके अंदर आपको वोल्टेज मिलते हैं। 400 वोल्ट जो हैं वो आपके फेस टू फेस होते हैं और ये आपके स्टार कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी सेटिस्फैक्ट्री इलेक्ट्रिक सप्लाई है। अब सेटिस्फैक्ट्री इलेक्ट्रिक सप्लाई यही होती है कि आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिले, कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी हो और फ्लक्चुएशन ना हो वगैरह वगैरह, जिसको हम आगे 1 बाय 1 कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कि वोल्टेज रेगुलेशन ना हो, यानी वोल्टेज ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, और ये फ्लक्चुएशन वोल्टेजेस की ना हो। तो ये रिक्वायरमेंट होती है सेटिस्फैक्ट्री इलेक्ट्रिक सप्लाई की। डिपेंडेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक रिक्वायरमेंट है अनइंटरप्टेबल सर्विसेज आपको देनी चाहिए, सर्विस इंटरप्ट ना हो। दैट मीन्स कि लोड शेडिंग ना हो या फिर शॉर्टफॉल ना होते हो, और ये वगैरह वगैरह चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी सप्लाई इंटरप्ट होगी। तो आप डिपेंड होते हैं यूटिलिटी कंपनी के ऊपर कि वो आपको अनइंटरप्टेबल सप्लाई प्रोवाइड करे, इंटरप्टेबल ना हो। बैलेंस वोल्टेज होने चाहिए, जिस तरीके से पहले KEC के टाइम पर वोल्टेज आपके कांस्टेंट नहीं होते थे या फिर आते थे तो एकदम सर्ज वोल्टेज आते थे, जिसके नतीजे में आपकी अप्लाइंसेस या लोड जो होते थे वो आपके डैमेज हो जाते थे। इसलिए बैलेंस वोल्टेज जैसे कि आप देख रहे हैं कम नहीं आते, नॉर्मल वोल्टेज आते हैं। एफिशिएंसी जो है वो बेहतर होनी चाहिए सिस्टम की, उसमें बहुत ज़्यादा कोलैप्स ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस ना हो। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहनी चाहिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो वो 50 हर्ट्ज़ ही आपको मिले, उससे कम या ज़्यादा ना हो, वरना अप्लायंसेस की रिलायबिलिटी उससे मुतासर होती है, क्योंकि अप्लायंसेस उस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर बने हुए नहीं हैं। तो अगर आप इस तरह की यूटिलिटी सप्लाई से फ्रीक्वेंसी ले रहे हो जो कि 45 हो या 55 हो, तो डिवाइस के साथ वो ऑपरेट तो करेगी लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं होगी और ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी के हिसाब से वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। पॉइंट 6 पे जो कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, साइन वेव प्योर बननी चाहिए, वो कॉजी साइनोसाइड ना हो। कॉजी साइनोसाइड से मुराद ये है कि साइन वेव और स्क्वायर वेव के बीच की जो एक वेव होती है उसे कॉजी साइनोसाइडल कहते हैं, तो वैसी ना हो बल्कि प्योर साइनोसाइडल वेव हो। ये बहुत ज़रूरी है सप्लाई के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी मीटर नहीं है फिलहाल। इन प्रैक्टिकल सिनेरियो हम स्पेक्ट्रम एनालाइज़र या फंक्शन मीटर ऑसिलोस्कोप से तो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर, एम मीटर, समथिंग एवोमीटर के अंदर हमारी ये चीज़ें नहीं होती जिनके ज़रिए से हम इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकें। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हम इन छोटे छोटे मीटर जो हमारे मल्टीमीटर होते हैं उनके ज़रिए साइनोसाइडल वेव को मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे जो मीटर होने चाहिए वो, अगर ऑसिलोस्कोप वगैरह हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता या रख नहीं सकता अपने घर में, तो यूटिलिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो हमें कांस्टेंट साइन वेव दे। फ्रीडम फॉर इंडक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पावर लाइन रनिंग पैरेलल टू टेलीफोन लाइंस produce electrostatic and electromagnetic field disturbances. These fields tend to cause objectionable noise and hums in the apparatus connected to the communication circuits.
अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो हमारी जो पावर लाइन्स होती हैं उनके साथ हमारी टेलीकम्युनिकेशन की लाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उनके दरमियान प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जिस तरीके से आपने EMFT का कोर्स पढ़ा है तो उसमें आपने डिस्कस किया होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और एक कंडक्टर जो कि अलग सर्विसेज का है जिस तरह इलेक्ट्रिकल का है, और एक कंडक्टर जो कि इंटरनेट का है, टेलीफोन का है, तो इनके दरमियान जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं तो एक सिग्नल ऑफ दी सप्लाई यानी कि पावर का और टेलीकम्युनिकेशन की अगर दो अलग अलग सिग्नल्स जा रहे हैं तो वो एक दूसरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस या डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, जिसके नतीजे में आपकी इंटरफेरेंस होती है, और इसको हम इंडक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जो कि डिस्टर्बेंस का बायस बनती है और उससे हमारे सप्लाई डिस्टर्ब होती है, मुतासर होती है। और साथ ही साथ इंडक्टिव इंटरफेरेंस विद टेलीफोन लाइंस में बी अवॉइड टू लिमिटिंग एज मच एज पॉसिबल। ये इंडक्टिव इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए और मच एज पॉसिबल अमाउंट ऑफ ज़ीरो सीक्वेंस एंड हार्मोनिक करंट एंड बाय द प्रॉपर ट्रांसपोजिशन ऑफ बोथ पावर लाइन एंड टेलीफोन लाइन। दैट मीन्स के ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के करीब नहीं होनी चाहिए, जिससे होगा ये कि आपकी इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं होगी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा आपकी टेलीफोन लाइंस का, इंटरनेट की केबल्स का और पावर लाइंस का या दीगर केबल्स जो आपकी एक ही टावर के ज़रिए से जा रही हों, तो उनके दरमियान इंडक्टिव इंटरफेरेंस, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, फेस सीक्वेंस का फेस सीक्वेंस डिस्टर्बेंस या हार्मोनिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये सारे एरर आपके काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे ये पार्ट पूरा होने के बाद इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर हम आते हैं। ट्रांसमिशन का जो मेन पार्ट है वो अब यहाँ पर कंटिन्यू होता है। तो वैसे हमने ये पीडीओ में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम्स जो आपके होते हैं, इनमें से कौन बेस्ट है। रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कहाँ इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। इसके डिटेल एनालिसिस जो है वो पढ़ के आइडिया हो जाएगा। वैसे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो ओवरहेड है। अगर आपके लॉसेस ज़्यादा हैं, रिपेयर मेंटेनेंस का ऑप्शन आता रहता है, तो ओवरहेड बेहतर है जिस तरह पाकिस्तान में है। अंडरग्राउंड जो है वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर आपके लॉसेस कम होते हों, सस्टेनेबिलिटी बेहतर हो और मेंटेनेंस के इशू कम होते हो, तो वहाँ पर अंडरग्राउंड लगाते हैं। जिस तरीके से अमेरिका वगैरह के अंदर हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है, तो वो अंडरग्राउंड को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, जबकि हमारे यहाँ ओवरहेड है। AC एंड DC सिस्टम्स, जिस तरीके से हम इसे जानते हैं, PDU में भी ये डिस्कस कर चुके हैं हम कि बाज़ हमारे सिस्टम्स होते हैं जो कि AC अप्लाइंसेस के ऊपर चलते हैं और बाज़ हमारे सिस्टम्स होते हैं जो कि DC अप्लाइंसेस के ऊपर चलते हैं। ट्रांसमिशन लाइन भी हमारी AC भी होती है और ट्रांसमिशन लाइन हमारी DC भी होती है। AC ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारे जो लॉसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और सस्टेनेबिलिटी जो है वो और इवन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्ट होती है वो AC की ज़्यादा होती है। DC के जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर होती है वो AC के मुकाबले में कम होती है। इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑब्वियसली DC में इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट AC के मुकाबले में DC की कम होती है। लॉसेस कम होते हैं, फ्रिक्वेंसी नहीं होती, स्किन इफेक्ट, हिस्टेरिसिस इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट और इस तरह के जितने भी इफेक्ट होते हैं वो DC के अंदर नहीं होते। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ससेप्टेंस, रिएक्टेंस और दीगर चीज़ें जितनी भी होती हैं लॉस मेकिंग, वो सारे के सारे DC सिस्टम में नहीं होते। इसीलिए जो दुनिया है अब DC सिस्टम की तरफ जा रही है, क्योंकि उसमें लॉसेस हमारे बहुत बहुत कम हो गए हैं। इसीलिए जिस तरीके से मिटियारी से फैसलाबाद लाहौर की तरफ भी एक ट्रांसमिशन लाइन हमारी लग रही है जो कि 600 kV ट्रांसमिशन लाइन है, जिसका हम लैब में भी जिक्र कर चुके हैं, PD में भी जिक्र हमने किया था। तो इसको पढ़ के भी आपको आइडिया हो जाएगा, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि क्यों आपका DC ज़्यादा प्रेफरेबल है AC के मुकाबले में। एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कंडक्टर होता है जो आप ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स जिसे हम कहते हैं, इसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में एक वीडियो भी मैं डिस्कस करूंगा इंटरनेट से, यूट्यूब से, जो कि एक थॉरल एनालिसिस होगा इसका, जिसमें कैटेगरी ऑफ द ACSR के कंडक्टर को डिस्कस किया जाएगा। वैसे तो कोर्स के हवाले से भी सर डिस्कस करेंगे, सर अली लारिक, तो लेकिन मैं अपने एंड से भी ACSR की कैटेगरी को भी डिस्कस करूँगा, जो कि डिटेल इसके नेम है कंडक्टर की टाइप्स के। कंडक्टर के बाद ट्रांसफार्मर
ट्रांसमिशन लाइन का एक बेहतर हिस्सा होता है, उसमें ट्रांसफार्मर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता, स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज करंट के रेशियोज़ के हिसाब से, तो इसलिए ट्रांसमिशन एक एसेंशियल पार्ट है। लाइन इंसुलेटर की अगर हम बात करें, ये मैंने लैब में भी दिखाए थे, जो कि पिन इंसुलेटर होते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर जिसे कहते हैं ये मैंने आपको दिखाए थे, पोर्सिलीन के मटेरियल से ये बने हुए होते हैं, और लैब में मैंने ये दिखाए भी थे इन फिजिकल एस्पेक्ट कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर इन्हें कहते हैं। आप अगर गुजरते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन और टावर के दरमियान आइसोलेट करने के लिए हम सस्पेंशन इंसुलेटर को लगाते हैं, और आप इसे फिजिकली भी देख सकते हैं। स्ट्रेन इंसुलेटर फर्दर मोर इस तरह होते हैं। लाइन सपोर्ट और टावर, लाइन सपोर्ट टावर की कैटेगरी कैसे होती है वो इस पिक्चर में आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा कि वो क्या चीज़ है। तो अगर यहाँ देखें आप तो हाइट के हिसाब से 500 kV का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से है वो आपने ये देखा भी है, सारे स्ट्रक्चर फेमिलियर हैं आप इनसे। डबल सर्किट पोल जो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये डबल स्ट्रक्चर पोल है, एक सर्किट इसमें यहाँ चलता है और एक सर्किट इसमें यहाँ चलता है। अब अगर यहाँ देखें आप तो ये 500 kV सिंगल सर्किट के अंदर अगर आपको चलाना है तो सेपरेशन देखें, एक यहाँ पर है, एक यहाँ सर्किट है और एक यहाँ सर्किट है, ठीक है, रेड येलो ब्लू, या लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, इस तरीके से ये तीसरा टावर आपको दिखाया जा रहा है। 230 से 69 kV तक का जो है वो, इसको देखें अगर आप ये इस तरह के स्ट्रक्चर में लगा हुआ, इसके अंदर डबल सर्किट चल सकता है, HT का भी और LT का भी, यानी डेल्टा कनेक्टेड, और सॉरी दोनों इसमें HT LT नहीं, दोनों HT होंगे, एक एक्स्ट्रा हाई टेंशन और एक हाई टेंशन होगा, दोनों डेल्टा कनेक्टेड ही होंगे। लेट से जिस तरीके से यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज चल रहे होंगे 230 kV, तो नीचे जो वोल्टेज लेवल चल रहे होंगे वो 11 kV चल रहे होंगे, तो दोनों डेल्टा कनेक्टेड ही होंगे और एक ही टावर के अंदर हम उस सर्किट को इस्तेमाल कर सकते हैं। 230 kV एक ही स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको रखना है तो सेपरेशन ऑफ द डिस्टेंस के साथ आप इस तरह से कर सकते हैं। 150 kV के अंदर आप इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे और 59 kV के अंदर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सो इस तरीके से ये एनालिसिस था स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोटेक्टेड डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो इन प्रोटेक्टेड डिवाइसेस के अंदर सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होते हैं, आपके लाइटनिंग अरेस्टर्स, लाइटनिंग कहते हैं बिजली अगर गिर जाए ट्रांसमिशन लाइन पे तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर इस्तेमाल किया जाता है। सर्ज प्रोटेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं कि अगर सर्ज आ जाए, एकदम से ग्रिड तब्दील होता है, सब स्टेशन आपका तब्दील होता है, या फिर कोई शॉर्टफॉल हो जाए तो उसके नतीजे में एकदम सर्ज आता है जिसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा स्पाइक वाइज इंक्रीज़ हो जाते हैं, किलो एम्पेयर से मेगा वोल्ट तक हो जाते हैं, तो उसमें सर्ज कहते हैं। इस कंडीशन में सर्किट या फिर सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए इस किस्म के हार्मफुल अमाउंट ऑफ वोल्टेज करंट को प्रिवेंट करने के लिए सर्ज प्रोटेक्टर्स को, सर्ज अरेस्टर को लगाया जाता है। फ्यूज़ की अगर हम बात करें तो फ्यूज़ आप जानते हैं कि नॉर्मल ग्लास फ्यूज़ भी होते हैं, HRC फ्यूज़ भी होते हैं, हाई ड्यूरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ेज उनको इस्तेमाल किया जाता है। रिलेज आपकी प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं, डिस्टेंस रिले होती है, डिफरेंशियल रिले होती है, ओवर करंट, ओवर फ्रिक्वेंसी, अंडर फ्रिक्वेंसी, रिवर्स पावर रिले होती है, और इसके अलावा फेज सीक्वेंस रिले जो कि प्रोटेक्शन रिले की कैटेगरी में आती है, उनको इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रोटेक्टिव रिलेज को। सर्किट ब्रेकर की कैटेगरी अगर बात करें तो सर्किट ब्रेकर आपके हाई टेंशन में अगर इस्तेमाल होते हैं तो वो आपके गैस सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर की कैटेगरी आती है, लेकिन हम इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं आपके ऑयल सर्किट ब्रेकर और गैस सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर और इससे लेस जो MCCB होते हैं वो आपके LV में इस्तेमाल होते हैं या MV में इस्तेमाल होते हैं। फर्दर मोर रिक्लोजर्स होते हैं एंड सो फोर्थ। रिक्लोजर्स आपके उन पार्ट्स को कहते हैं कि अगर आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन के कनेक्टर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को जब कनेक्ट किया जाता है, सिस्टम को जब एक दूसरे सिस्टम से मिलाया जाता है, तो जिन टर्मिनल्स से उनको मिलाया जाता है वो रिक्लोजर्स कहलाते हैं। तो रिक्लोजर्स भी प्रोटेक्शन सर्किट्स का हिस्सा होते हैं और इसमें हाई लेवल ऑफ आर्किंग जनरेट हो रही होती है जो कि फिजिकली नज़र भी आती है। तो रिक्लोजर्स के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहें यूट्यूब पर ज़रूर देखिएगा, रिक्लोजर्स किस तरह काम करते हैं हाई टेंशन के अंदर। वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइसेस जो आपकी होती हैं उनमें वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होनी चाहिए विद इन परमिसेबल लिमिट्स के हिसाब से। तो वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेट ना हो,
सेफ्टी रूल्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हमने डिस्कस कर भी चुके हैं कि किसी लाइफ पार्ट को आपको टच नहीं करना, इलेक्ट्रिकल टूल्स को सही तरीके से डील करना है, और जो फायर की कंडीशंस होती हैं, फायर सेफ्टी वगैरह होती हैं, इनमें अगर आप देखें तो फायर को सबसे पहले हमें पता लगाने की ज़रूरत है कि किस नेचर की है। कहीं पर अगर खुदा न खास्ता अगर आग लग जाती है तो वहाँ पर आपको किस तरह डील करना है, किस तरह उसे उसमें प्रिवेंशंस करनी है, लोगों को टेक केयर करना है, तो वो सब प्रिकॉशंस हमने डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। तो सेफ्टी के अंदर जो बहुत एक अहम चीज़ ये है कि आपको सेफ्टी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, जिसमें उसका हेलमेट होता है, गॉगल्स होते हैं, इवन सेफ्टी शूज़ होते हैं, सेफ्टी लैब के अंदर तो सेफ्टी लैब कोट्स होते हैं, और इसके अलावा गॉगल्स होते हैं। वो जो लैब के टूल्स हैं उनको इस्तेमाल आपको ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हमने लैब में फ़िज़िकली परफॉर्म करके दिखाया भी था कि किस तरीके से आपका फायर एक्सटिंग्विशर चलाया जाता है। अच्छा, उसके बाद एट दी एंड के अंदर आंसर द फॉलोइंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जिसके बारे में हमने ये फिल कर लीजिएगा आप कहीं पे, और अगर पॉसिबल हो तो इनको प्रिंट करके साथ ही साथ इनको फिल करते हुए चलिएगा। इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जो कि क्वेश्चंस है ये आपको इंटरनेट पे अवेलेबल ही मिल जाएंगे, या फिर ये लेक्चर जो मैंने डिस्कस किया है, ये लैब डिस्कस किए से पढ़ के भी आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। व्हाट आर दी डिफरेंट जनरेशन वोल्टेज इन पाकिस्तान। पहले लेक्चर में मैंने 3 वोल्टेज के लेवल डिस्कस भी किए थे, वो लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ऑल्सो मेंशन द टाइप्स ऑफ पावर प्लांट कैपेसिटी इन दी मेगावाट अलॉन्ग विद द जनरेटेड वोल्टेज। मेगावाट कैपेसिटी और टाइप्स ऑफ पावर प्लांट पाकिस्तान में कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ लिखना है। व्हाट आर दी ट्रांसमिशन वोल्टेज इन पाकिस्तान, ये मैं अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, वो लिख दीजिएगा। व्हाट आर दी लिमिटेशन हाई टेंशन वोल्टेज। हाई टेंशन वोल्टेज की लिमिटेशन कितनी है पाकिस्तान में, ये वैसे 500 kV से ऊपर नहीं है पाकिस्तान में, और डीसी की जो है वो 600 kV का हम प्लांट मटियारी में लगा चुके हैं, HVDC। डिफरेंशिएट बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये आपको लिखना होगा, इसके बारे में पढ़ना होगा तो फिर लिख दीजिएगा। व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स व्हेन एनी पर्सन इन दिस लैब नीड फर्स्ट एड, तो आपका क्या हो सकता है फर्स्ट एड का तरीका मैंने आपको बताया था, PDU की लैब में हमने डिस्कस किया है। और फर्स्ट एड किसी शख्स को अगर देनी हो तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, तो वो लिख दीजिएगा। वाई वी नीड ग्राउंड इन एनी पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में ग्राउंड की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये तो एक नॉर्मल सा सवाल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप लिख सकते हैं। वाई ह्यूमन गेट शॉक बाय इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन्स को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है while touching the active electrical part of electricity, तो हम ह्यूमंस को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है जब हम एक लाइव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को डिस्कस टच कर लेते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। एट दी एंड में लैब रिपोर्ट में आपको यहाँ लिखना होगा कि इस लैब में आपने क्या सीखा है, तो वो लिख दीजिएगा और इसको कंप्लीट फिल करिएगा। कोई भी क्यूरी अगर आपको इसके बारे में होती है लैब के डिस्कशन के हवाले से, तो मेरे मेल एड्रेस adilkhanpakistan@gmail.com और adil.khan@hamdard.edu.pk पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आकिब जो कि CR हैं लैब के, मेरी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो आप तक पहुंचाते हैं, फोकल पर्सन है हमारे और आपके दरमियान, तो आप अपने क्वेश्चंस, आपकी क्यूरी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो लैब आपके जो सेमेस्टर फ़ीस वाउचर हैं वो ज़रूर जमा करवा दीजिएगा, और उसके लिए जो है मैंने एक मैसेज भी आप तक फॉरवर्ड करवाया था कि आप अदील अहमद ख़ान को मेल करके अपना फ़ीस वाउचर लेके उन्हें सबमिट करवा सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 27 मार्च लास्ट डेट है, इसके बाद शायद एक्सटेंड हो या ना हो, कुछ कह नहीं सकते, तो एज सुन एज़ पॉसिबल वो सबमिट करवा दीजिएगा एज डायरेक्टिव बाय दी हाई अथॉरिटीज़। और इसके अलावा जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गूगल क्लास के ऊपर भी मैं इस डेटा को लेके जाऊँ, तो होपफुली आपको उसकी कम्युनिकेशन जल्द अज जल्द हो जाएगी। और आज की इस ऑनलाइन लैब सेशन को हम एंड करते हैं आखिर की इस दुआ पे कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको हर किस्म की वबाई अमराज से महफूज फरमाए, और हम सबकी हिफाजत फरमाए, और अपने घर वालों का, गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले सेशन में लैब के, जो कि हम जल्द अज जल्द विद इन दैट वीक मैं कोशिश करूँगा कि उसे अपलोड कर दूँ।